Hi, this is Suruchi Malhotra. I'm a founder of Wow Community and director at Srijan Legal Solutions Private Limited. चार लोग क्या कहेंगे में आपका स्वागत है। चार लोग क्या कहेंगे, ये नाम बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने रखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चार लोग क्या कहेंगे इस बात से ऊपर उठकर ही कोई अपने जीवन में कुछ पा पाया है, क्योंकि यही एक वो ऐसी चीज है जिसमें हम फंस के जो है अपने डिसीजंस नहीं ले पाते। और परिवार के बारे में, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये कौन है वो चार लोग, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो चार लोग जो कुछ कहते हैं या कुछ नहीं भी कहते। ये सिर्फ हमारी सोच है। हेलो, तो मैं हूँ चार लोग क्या कहेंगे बाय सुशी की शीतल बड़ोले। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अर्बन शी कॉस्मेटिक्स एंड फाउंडर ऑफ शी इंस्पायर्स इंडिया। और आज के हमारे गेस्ट हैं डायनेमिक कपल न्यूमरोलॉजिस्ट राजीव लीला रमानी एंड ईर्षा लीला रमानी। राजीव जो हैं वो पेशे से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उन्होंने अपना मास्टर्स किया है फाइनेंस में पुणे यूनिवर्सिटी से, और नंबर्स उन्हें हमेशा से बहुत ही फैसिनेट करते थे, इसीलिए उनका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में पड़ा और आज वो शहर के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम गिविंग इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी सेशंस, he also gives specialized sessions for corporate numerology as well. So welcome to चार लोग क्या कहेंगे by सुशी। थैंक यू मैम। एंड हमारे साथ हैं ईर्षा लीला रमानी, हाय, जो कि राजीव जी की वाइफ है, और उनके ही गाइडेंस में उन्होंने स्टार्ट किया है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एंड आज हम इनसे इस न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे कि इसके बारे में हम और आगे क्या कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो राजीव जी, न्यूमरोलॉजी क्या है और एक आम आदमी के जीवन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और एक नॉर्मल इंसान इसको कैसे समझ सकता है? जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, बट न्यूमरोलॉजी एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, तो इंसान कैसे इसको इजीली जो ऐसा कुछ हो जो समझ सके उसको। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूमरोलॉजी, जैसे आपने अभी पूछा। तो न्यूमरोलॉजी का अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि हम न्यूमरोलॉजी के बारे में समझें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझें, वास्तु के बारे में, रेकी, पामिस्ट्री। तो आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से भगवान विष्णु जी के कई अवतार थे, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी इन सारी साइंस की जननी है, और एस्ट्रोलॉजी के कई सारे इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। सो न्यूमरोलॉजी में अपने आप अगर आप देखोगे कि नंबर्स की लॉजी, यानी नंबर्स के बारे में पूरा गणित है। और हम सबकी लाइफ में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा नंबर्स इन्वॉल्वमेंट है। आपने सुबह 7:25 पे जागना है या 6 बजे जागना है, हम अलार्म फिट कर देते हैं। रात को आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आप अलार्म फिट करते हो। आप कहीं पर गाड़ी लेकर जाते हो, आपने फ्यूल भराना है, वहाँ पर नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। आपने कितने लोगों की मीटिंग करनी है, कितने बजे करनी है, हर जगह पर नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर इन नंबर्स के बारे में बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइनर तरीके से अगर हम जानकारियाँ ले लें तो कई बार बहुत सारे जो फेवर्स हैं हम अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स आपको फॉलो करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये पता पड़ गया कि हम नंबर्स को कैसे फॉलो करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर अट्रैक्शन है, ये जो पर्टिकुलर वाइब्स है, ये बहुत कुछ दे करके जाती है। Alright Rajiv जी, so what is the history of numerology? Who is behind this? जैसे कि हमको पता है कि जो योग है वो पतंजलि ने डिस्कवर किया। हमारे जो ऋषि मुनीज हैं उन्होंने वेद लिखे हैं। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि इस साइंस को किसने डिस्कवर किया। अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो ये हज़ारों साल पुराना एंशिएंट साइंस है। लेकिन अब आपके मन में एक बात आएगी कि तब तो नंबर्स थे नहीं, तो नंबर्स का इवॉल्वमेंट हुआ नहीं था, लेकिन प्लैनेट्स तो थे। तो हुआ क्या कि एक्चुअल एक कीरो नाम के जो पर्सन था, एक्चुअली उनका नाम विलियम्स था, जिसको बाद में पूरे दुनिया भर में उनको कीरो नाम से काफ़ी फेमस हुए थे। और वो एक शेल्डियन समुदाय को बिलोंग करते थे। शेल्डियन समुदाय यानी एक समाज हुआ करता था। सो वो जो कीरो नाम के जो पर्सन थे वो हिंदुस्तान में आए थे, और काफ़ी बड़े ज्ञानी लोगों के बीच में, यानी ऋषि मुनि, साधु संतों, बड़े बड़े ज्योतिषों के अंडर में उन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी का वहाँ पर ज्ञान लिया था। मुझे जहाँ तक याद है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था, जहाँ तक मैंने उनके बारे में समझा था, मुंबई की एक जोशी फैमिली थी, और जोशी फैमिली काफ़ी बड़े ज्योतिष थे। तो उनके अंडर में रह के उन्होंने सारे ज्योतिष का ज्ञान लिया था। उसके बाद वो पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर गए थे, वहाँ पर सारी चीज़ों को सीखा, और वापस आकर बनारस के तट पर ऋषि मुनियों के अंडर में उन्होंने सारा जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था वहाँ पर एक्वायर किया। यहाँ पर सारा ज्ञान लेने के बाद जब वो अपने बेबीलोन इलाके में गए, अपने रीजन में गए, तब उनको
जो साउंड वाइब्रेशंस होती है, जो एक तरह से जो प्लैनेट्स का जो एक आउटकम होता है, उनकी जो वाइब्रेशंस एनर्जी जो होती है, उसको अल्फ़ाबेट से उन्होंने काफ़ी टेस्टिंग की, काफ़ी हद तक उन्होंने उसको देखा कि किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ करके जब उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की तो उनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। सो बेसिकली आज की डेट में कीरो नाम का जो पर्सन है और उनका जो समुदाय है शेल्डियन, तो पूरे दुनिया भर में ये जो पर्टिकुलर पद्धति हम लोग यूज़ करते हैं, इसे शेल्डियन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी ऑकल्ट साइंसेस हैं वो सब भारत की ही देन है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे देश से ही निकले हुए हैं। सो राजीव जी, एक दिमाग में मेरे सवाल आ रहा है कि नंबर्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो व्हाट इज, एक होता है आपका बर्थ नंबर, और जहां तक मैंने सुना है कुछ डेस्टिनी नंबर भी होता है, मतलब आई डोंट नो, मुझे डिफरेंस नहीं पता इनमें। सो और एक होता है लकी नंबर। तो क्या ये सब एक ही है या ये सब अलग अलग हैं? तो व्हाट इज बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर, तो हाउ टू फाइंड इट, और ये कैसे पता लगता है हमको, और क्या ये सब अलग हैं? सो इसको ना मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ के जो पूरे नंबर्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का जन्म अगर 24 दिसंबर 1980 को हुआ है, तो इसमें 2+4 जब हम करते हैं तो ये 6 नंबर का टोटल आता है, तो ये हम बोलते हैं कि ये आपका बर्थ नंबर हुआ। लेकिन 24 में 2+4 मंथ का 12 यानी 1+2, और 1980 का 1+9+8, यानी जितने भी नंबर्स हैं उन सबके बीच में आप प्लस साइन लगाएंगे तो आपको एक टोटल नंबर मिलेगा 27। यानी इसको आप जब सिंगल वैल्यू कंसिडर करेंगे तो वो आता है नंबर 9। तो क्या हुआ, बर्थ नंबर हुआ 6 और आपका डेस्टिनी नंबर हुआ 9। ओके, सो डेस्टिनी नंबर इज जब हम सभी का जोड़ मिला देंगे तो दैट इज अ डेस्टिनी नंबर। दैट इज अ डेस्टिनी नंबर। अब आती है बात लकी नंबर की। तो लकी नंबर के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं, जैसे इस केस में 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, तो इसके जितने फ्रेंडली नंबर्स होंगे या फिर इसके जितने ऑक्टेव्स होंगे, जैसे 6 नंबर में 15, 24, 33, 42, ये हम लकी नंबर्स मान सकते हैं। बट दीज आर नॉट लकी नंबर्स, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स जो उसे स्ट्रेंथन करते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं। सो लकी नंबर निकालने का एक कैलकुलेशन होता है जो काफ़ी एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और लकी नंबर्स भी निकलते हैं ऐसे कि 3 डिजिट, 4 डिजिट या 6 डिजिट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लकी नंबर रहेगा वो आएगा 2498, तो ये आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, मान लीजिए। और इसी तरह से कोई मेरे पास क्लाइंट अगर आता है तो मैं उनको बताता हूँ कि 1318 आपके लिए लकी नंबर है। तो जो लकी नंबर के फॉर्मेशंस होते हैं इनका कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपके ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई भी मेजर इशू आता है, या आपको अपने प्रोफेशन या पैसों के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से अगर आपने फोकस करना है, तो वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर्स होता है और जो डेस्टिनी नंबर ना, तो डेस्टिनी नंबर आपके प्रोफेशनल लाइफ को रूल करता है। तो आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर को समझना है। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि जिस दिन आपने डेस्टिनी नंबर को समझ लिया, आपकी लाइफ के मेजर इश्यूज वहाँ पर सॉल्व होने तो शुरू हो एक जाएंगे। क्वेश्चन और मेरे दिमाग में यहाँ आ रहा है, डेस्टिनी नंबर, जैसे सपोज मेरा डेस्टिनी नंबर 8 आता है, तो क्या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 8 के हिसाब से होंगे, या जो मेरा बर्थ नंबर है 9 आ रहा है जो 9 के हिसाब से? सो बेसिकली 8 नंबर में भी बहुत सारे वेरिएशंस है कि आपके पास जो टोटल आ रहा है वो 17 से 26 से 35 से या 44 से आ रहा है, ओह, क्योंकि इनके भी बहुत सारे वेरिएशंस है। क्योंकि आउटकम 8 नंबर है, बट बैकएंड में कौन सा नंबर है, सपोर्ट किसका मिल रहा है, इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वहाँ से निकल करके आता है। अब 8 नंबर अगर आपका डेस्टिनी है तो हम डेस्टिनी नंबर को तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सपोर्ट फिर सेकेंडरी किसका है, आपके बर्थ नंबर का। 9। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके देखूं तो हमारा जो बर्थ नंबर होता है ये पर्सनल लाइफ को रूल करता है, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है ये प्रोफेशनल लाइफ को रूल करता है। तो जब आप पर्सनल लाइफ में खुश होंगे तो डेस्टिनी की तरफ इजीली आप वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पर मान लीजिए आपका डेस्टिनी नंबर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनल लाइफ का नंबर्स अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये डेस्टिनी को बढ़ने में बड़ी दिक्कत देता है। सो इस ऐसा थंब रूल आप मान के चलिए कि जो बर्थ नंबर होता है ये आपके पर्सनल लाइफ, और डेस्टिनी नंबर आपके प्रोफेशनल लाइफ को रूल करता है। अच्छा इंशा, ये बताइए व्हाट इज बेबी न्यूमरोलॉजी, और क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे के बर्थ के जस्ट बाद में उसके एक जो पर्टिकुलर जो उसके लिए फेवरेबल नाम रहेगा उसके लिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है? हाय शीतल, गुड क्वेश्चन कि बेबी न्यूरोलॉजी या चाइल्ड न्यूरोलॉजी क्यों ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड और बेबी जो दुनिया में आया है। जनरली क्या होता है ना कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन कुछ जो डेट होती है वो उसके फेवर में है ना है। आप अगर जनरली बच्चा जब हुआ, हमने कुछ भी नाम रखा, तो आपने जैसे व्हाट इज डॉली कह लीजिए, या ऋतु कह लीजिए, या मोहित कह लीजिए, अगर वो नाम आपके बच्चे से कंपैटिबल नहीं हुआ
तो उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग परफेक्ट नंबर पे नाम रखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, राइट? दिस इज़ व्हाई आई कॉल दिस द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। हाँ, तो वो जो घर वाले नाम वाला ट्रेंड है कि पिंटू, टीटू, चीनू, इसके बजाय अगर आप एक परफेक्ट Yes. नाम ही रख दें और उसी से बुलाया नहीं, जाए एक बस- एक जो फॉर्मेट होता है ना कि Format है। जब बच्चा हुआ अकॉर्डिंग टू द डेट आप सबसे पहले पंडित से पूछते हैं कि आप कौन सा लेटर दिया जाता है। षष्ठी के दिन पे शायद हमारे हिंदुओं में है या इवन कोई और कम्युनिटीज़ भी होती हैं, उनके यहाँ पे होता है कि किस कोई लेटर आया, और ना लेटर अगर नहीं आता है पंडित जी के थ्रू तो फिर हम लोग हमारे जो पेरेंट्स के या जो दादा दादी नानी के मन में जो वर्ड होता है या जो नाम होता है हम लोग रखने की सोचते हैं। तो सबसे पहला तो यही प्रोसीजर है कि वहीं से ही नाम आए, लेकिन वो नाम आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है नहीं है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले जो मदर्स के मन से या जो फादर के मन से, जो एल्डर लोग हैं उनके मन से जो नाम आता है, हम पहले वो प्रेफर करते हैं और उन नामों से हम जो पूरा तरीके से जो बच्चे के लिए परफेक्ट बैठता है वो नाम निकालने की कोशिश करते हैं। यस। अच्छा इंशा, जो हमने शीतल ने जो क्वेश्चन पूछा आपसे चाइल्ड न्यूरोलॉजी के बारे में, जैसे जब बच्चा होता है तो कई बार हम कुंडली बनवाते हैं, तो कुंडली के हिसाब से कुछ नाम आते हैं, जैसे कि 12 राशियां हैं, है ना। जैसे मेरा नाम आता है कुंभ राशि पे, तो ये पहले तो बहुत प्रिसाइजली हम लोग दिखवाते थे, कुंडली बनती थी उसके हिसाब से नाम निकलता था। तो अभी भी एक कुंडली के हिसाब से जो नाम आया है, जो अक्षर आया है, तो क्या वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ठीक होता है या दोनों अलग अलग होते हैं? फिर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? सुरुचि, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली जो हिंदू पंथ हम लोग फॉलो करते हैं उसमें पहला प्रोसीजर ही यही होता है कि आप जब बच्चा आया अकॉर्डिंग टू द डेट एंड द एग्जैक्ट टाइमिंग, सबसे पहले पत्री बनती है। पत्री इज लाइक कौन सा राशि उस टाइम कौन से ग्रह में था, उसके अकॉर्डिंग ही कोई अक्षर निकल के आता है। जैसे हमारे हिंदू पंथ में हम लोग जो लेटर राशि के अनुसार निकालते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले जो हम लोग जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं उसमें भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ लेटर्स होते हैं जो परफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है वो लेटर निकालना राशि के थ्रू और डेट ऑफ बर्थ पे जो डेट ऑफ परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार निकला। सेकंड प्रोसीजर ये है कि जो आपके घर के एल्डर्स हैं, आज जैसे ही बच्चा वूम में आता है तो पेरेंट्स का मन करता है कि मैं ये नाम रखूँगा या दादी दादा का नाम मन करता है मैं ये नाम रखूँगा, तो हम उस चीज़ को भी रखते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका प्यार जुड़ा होता है उस चीज़ से। तो सबसे सेकेंड फॉर्मेट यही है कि हम लोग वो चीज़ करें कि उनके मन से जो निकला, और फिर कुछ नाम सेलेक्ट होते हैं, कुछ 8-10 नाम फाइनलाइज्ड होते हैं और उसमें से वी ट्राई टू कीप द परफेक्ट नेम फॉर द बेबी और चाइल्ड ऑफ योर फैमिली। अच्छा राजीव जी, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि विच नंबर जेल विद ईच अदर, एंड इसको कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो फ्रेंडली होगा, ये कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा दुश्मन होगा। और बाद में पता लगता है, कई बार क्या होता है दोस्ती हो जाती है, बाद में पता लगता है एक्चुअल दोस्ती तो थी ही नहीं, ये तो नंबर ही नहीं जा रहा। कुछ numbers का तो हमको ऐसा पता ऐसा है। कोई नंबर, ऐसा कुछ बताएं आप जो जैसे मेरे नंबर के हिसाब से कि मैं किन से, ताकि आगे से मैं पहले डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया करूंगी कि पहले बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ऐसे कोई नंबर होते होंगे ना जो बहुत फ्रेंडली हैं, कोई नंबर ऐसे होते होंगे बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये आप थोड़ा बताइए, ये आगे मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम आने वाला है। सो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे ना तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जहाँ पर फ्रेंडली और एनिमी की इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट दी हुई है, और हर पर्सन के हिसाब से ना फ्रेंड्स अलग है, एनिमीज अलग है, और आपको इतनी सारी लिस्ट मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर में दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। सो बेसिकली अगर मैं ऐसा जनरल थंब रूल अगर मैं बता दूं कि शेल्डियन मेथड में के हिसाब से अगर देखा जाता है तो 1 2 4 7 ये एक फैमिली मेंबर्स माने जाते हैं। सेकंड कम्स 3 6 एंड 9 एंड थर्ड कम्स 5 एंड 8। तो मान लीजिए कि आप 9 नंबर से रूल करते हैं, सो आपके लिए 3 एंड 6 बहुत बेटर है। कोई पर्सन अगर 1 नंबर का है तो उसके लिए 1 2 4 7 नंबर बहुत अच्छा डेवलप कर जाता है। कोई अगर 4 नंबर का है तो उसके लिए 1 2 7 अच्छा डेवलप कर जाता है। कोई पर्सन अगर 5 8 का या 8 का या 5 का है तो उसके लिए दूसरा नंबर बहुत अच्छा है। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 8 5 का आता है।
तो कहीं ना कहीं उनके नाम में अगर आप देखेंगे तो नाम का टोटल 41 यानी 5 नंबर पर आता है। तो 58 अपनी एक फैमिली है, 369 एक फैमिली है, 1247 अपनी एक फैमिली है। तो इन नंबर्स के आधार पर आप अपने लकी नंबर या अपने एक सपोर्टिव नंबर को चूज कर सकते हैं। Alright, Rajiv ji. So, what is karmic number and how it is different from other numbers? सो जैसे आपने पूछा कार्मिक नंबर्स, अब कार्मिक के अंदर ही कर्मा छुपा हुआ है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ये एंशियंट थ्योरी है। अब पिछले जन्म में के बारे में तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो डीप स्टडी की हुई है इसके हिसाब से ये होता है कि कार्मिक नंबर यानी पिछले जन्म के आपके कुछ कर्मास अधूरे रह गए थे या कुछ बुरे कर्म थे जिसके कारण से वापस से आपको डेट ऑफ बर्थ पर भेजा जाता है। सो कार्मिक नंबर की थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर्स आते हैं, 13, 14, 16 एंड 19। एंड इन पर्टिकुलर डेट्स को किसी का अगर जन्म होता है तो हम बोलते हैं कि कार्मिक नंबर्स का बॉर्न पर्सन है, बॉर्न व्यक्ति है। अब कार्मिक नंबर की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 13, 14, 16, 19 ऐसे लोगों को ना पिछले जन्म के या पिछले कुछ ऐसी बातों के फ्लैशेस आते होंगे या कई बार ड्रीम्स आते होंगे, जैसे आपने करण अर्जुन में देखा कि पिछले जन्म के कुछ ऐसे फ्लैशेस या ड्रीम्स आते थे। तो इस बात को अगर अभी तक इन्होंने अनुभव नहीं किया है तो आप अब अनुभव करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको रियल लाइफ में ज़रूर फेस करने को मिलेगा। अब अगर मैं कार्मिक नंबर की थ्योरी को अगर यहाँ पर देखूँ तो कार्मिक नंबर यानी पिछले जन्म का कर्म, इस जन्म का कर्म, उस नंबर के मुझे डुअल कर्म इस जन्म में करने हैं, यानी एफर्ट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको बाद में मिलेगा, लेकिन वो भी डबल होके मिलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ना, इसमें ही कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कर्म तो इतना कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके पास डबल टास्क है। तो जितने भी कार्मिक नंबर वाले लोग हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन इन कार्मिक पेनल्टीज़ को पूरा करने के बाद यानी प्रायश्चित को पूरा करने के बाद। तो इनके लिए यही मैसेज है कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, एग्जैक्टली। बट ये जैसे आपने बोला कि 13, 14, 16 एंड 19 तो इनका जो टोटल आया, सपोज 13 का टोटल आया 4, 16 का आया 7, तो क्या ये उन पर भी अप्लाई होगा या सिर्फ ये पर्टिकुलर डेट 1 और 3 के कॉम्बिनेशन वाले या 1 और 4 के कॉम्बिनेशन इसी पर अप्लाई होगा? नहीं, ये सिर्फ अप्लाई होगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 एंड 19 का है। मान लीजिए किसी का डेस्टिनी नंबर यानी टोटल नंबर 13, 14, 16, 19 आएगा, वो कार्मिक नंबर के कैटेगरी के अंडर में आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो 13, 14, 16, 19 में अगर आता है टोटल पर, तो उसको हम कार्मिक पेनल्टीज या कार्मिक नंबर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 99% जनता को ये पता है, ये समझते हैं कि 13, 14, 16, 19 का टोटल अगर फर्स्ट नेम में अगर आ जाता है तो ये भी कार्मिक नंबर्स। अब कार्मिक नंबर्स यानी प्रायश्चित करना है आपको या मुझे या किसी को भी। प्रायश्चित देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। तो जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है कार्मिक, वो ऊपर वाले ने आपको दिए, लेकिन नाम हमने अपने हिसाब से किए हुए हैं। तो नाम के हिसाब से कभी कार्मिक नंबर नहीं होता। उसके लिए आपको नेट पर या किताब के अंदर, बुक के अंदर आपको उसके कंपाउंड नंबर की डेफिनेशन पढ़नी होगी। नहीं, पर हम नेट पे किताब पे क्यों जाएंगे जब हमारे पास आते हैं? बिल्कुल, एनी टाइम आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कार्मिक नंबर 13 के बारे में अगर हम देखें तो 1 एंड 3 से नंबर 4 का क्रिएशन होता है। अब लोगों के दिमाग में आता है कि 4 नंबर तो मेरा राहु का है, लेकिन आप ये समझ के चलो कि जिस 4 नंबर के पीछे कितनी बड़ी पावरफुल ताकत है, यानी राजा की और जुपिटर की, 1 एंड 3 की। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो कंसंट्रेशन है अपने काम के प्रति, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर फोकस करना है। आपको अपने काम में बहुत अच्छी प्लानिंग रखनी है और डिसिप्लिन वे में उसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी धर्म के बारे में, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो, 13 नंबर के ऊपर कई बार इस तरह की पेनल्टीज आती है। तो आपने धर्म के प्रति कोई भी गलत बात नहीं बोलनी, अपने धर्म को फॉलो करना है, अपने रिलीजन को फॉलो करना है, आपको एक तरह से स्पिरिचुअल रहना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो 13 नंबर है आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड यहाँ पर दे सकता है। सो अब कार्मिक नंबर 14 के बारे में अगर हम देखते हैं तो 14 का क्या मतलब हुआ, 1 + 4 से नंबर 5 का क्रिएशन हो रहा है। सो 5 नंबर अगर आप देखोगे कि पीछे नंबर 1 एंड 4 यानी राहु और सूर्य दोनों का इन्फ्लुएंस आता है। 5 नंबर वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं, तो आपको फ्रीडम का यहाँ पर मिसयूज़ नहीं करना है। मान लीजिए कि मुझे कोई पर्टिकुलर पावर मिली हुई है, मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टास्क है, लेकिन मेरे पास फ्रीडम भी है, तो फ्रीडम का जब भी आप मिसयूज़ करोगे ये 14 नंबर आपको वहाँ पर गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सेकेंडली, जो प्लेजर्स होते हैं जैसे अल्कोहल का जो सेवन होता है या फिर मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ये कई बार 14 नंबर के केसेस में देखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर भी कंट्रोल लेकर आना है, क्योंकि फ्रीडम एंड प्लेजर्स जब भी 14 नंबर वाले ने यहाँ पर कंट्रोल लेकर आया, 14 नंबर के वारे न्यारे हो जाते हैं उसके। कार्मिक नंबर 16, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 + 6 से 7 नंबर आता है। अब 7 नंबर हम सबको पता है आइसोलेशन का होता है। 7 नंबर कई बार चीज़ों को डिलीवरी करता है, और 6 नंबर पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है? 6 का मतलब हो गया स्पाउस, यानी अपोजिट जेंडर हो गया। तो ये पर्टिकुलर 60 नंबर के केसेस में कई बार आपने देखा होगा या आस पर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि 16 नंबर वाले बॉर्न की या तो शादी डिले होती है, लेट होती है,
या फिर शादी के बाद कोई इश्यूज आते हैं, या कई बार डाइवोर्स के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ में कार्मिक पेनल्टीज लेकर के आए। तो यहाँ पर बेस्ट रेमेडी ये है कि आपका जहाँ पर भी अफेयर चल रहा है आपको उसके प्रति पूरा समर्पित होना है, आपको फेथफुल होना है। इनफैक्ट स्पाउस के केस में भी अगर आप देखेंगे 60 नंबर पे, तो वहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स ना हो, इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखना। एंड 60 नंबर के केस में एक बहुत अच्छी बात भी बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि जितना आप अपने स्पाउस के लिए फेथफुल रहेंगे और साथ में आपके घर में कोई भी मेड आती है, जैसे वॉचमैन है, इनके बच्चों की शादी में भी अगर आप कोई डोनेशन करते हो या उनकी शादियां कराने में उनकी हेल्प करते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडी है जहां पर आप इस कार्मिक पेनल्टीज़ को पूर्ण कर सकते हो। और एक बात और, कार्मिक नंबर के 60 नंबर के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पाउस की तरफ से अगर इशू नहीं आता है, तो कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि उनकी संतानों से भी उनको प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बच्चा अपने माता पिता से बात ना करता हो, या दूर कहीं चला गया हो, या उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में ना हो। तो ये जो कार्मिक नंबर्स जो होते हैं ये आपकी लाइफ में बार बार निरंतर रिपीट होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि एक बार आपका प्रायश्चित कंप्लीट हो जाता है, तो यही पर्टिकुलर जो कार्मिक नंबर्स है आपको रिवॉर्ड्स देने की ताकत भी रखते हैं। तो 90 नंबर के पास जो पावर होती है, वो पावर उसे समाज के लिए यूज़ करना है, उसे दूसरों के हेल्प के हिसाब से यूज़ करना है, दूसरों के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए करना है। लेकिन जब भी 19 नंबर वाला सेल्फिश नेचर का हो जाता है, या फिर वो चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तो 90 नंबर की पेनल्टीज उसे ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप पैसों के पीछे मत भागिए। आप जितना लोगों की हेल्प करते जाओगे, पैसा तो आपके पास इतना आता आएगा कि कभी आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। So Nisha, what points to be considered naming a child? जैसे बहुत से महिलाएं होती हैं जिन्हें बेबी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है और वो बेबी बर्थ प्लान करते हैं। जैसे मान लीजिए सिजेरियन बोला डॉक्टर ने, मैं तो मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरा भी सिजेरियन था एंड कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, हेल्थ इश्यूज आ गए थे। सो आई वांटेड इट टू बी 9th बिकॉज माय डेट वाज 16th, और डॉक्टर ने कहा आप 16 तक तो जाएंगे ही नहीं, सो प्लान इट बिटवीन 2 to 5। तो मैंने बोला कि 9 कर लेते हैं। सो जैसा कि इतना ही सोच रहे हो तो फिर पंडित से पूछ लो। सो आई आस्क्ड वन पंडित जी एंड ही सेड कि आप 2 तारीख को ही जो वो बोल रहे हैं डॉक्टर वो आप कर लीजिए, बिकॉज 3 तारीख से मूल लग रहे हैं, तो 2 तारीख को वी हैव प्लान्ड अ डिलीवरी। तो इज इट इफेक्टिव? या जैसे डिलीवरी जैसे मेरी 2nd को प्लान थी और उसमें टाइम भी होता होगा कुछ, अगर हम इतना प्लान कर ही रहे हैं, या तो ईश्वर नॉर्मल डिलीवरी होती तो फिर वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर प्लान कर रहे हैं हम तो टाइम ये सब भी प्लान करना चाहिए। इज इट इफेक्टिव? सुरुचि, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। जहाँ तक तुम प्लानिंग की बात कर रहे हो, प्लान तो लोग अब जो हमारा एरा आया है, बाय द टाइम मैं बोलती हूँ शायद 2000 के बाद में, तो प्लानिंग्स बहुत नेसेसरी हो गई हैं। लोग शायद 1 या 2 बच्चे करते हैं तो भी प्लान करके करते हैं। तो जहाँ तक प्लानिंग की बात है, तो आप बोल रहे हो बर्थ, मैं तो बोलूँगी ये 3 स्टेजेस में काम करता है। अच्छा। जिन लोगों को प्लान करना होता है, लिटरली कंसेप्शन डेट्स भी प्लान होती हैं, बिकॉज बीज तो तब आया ना। आज कोई भी चीज़ की शुरुआत ही बीज तो तब आया। तो पहला पॉइंट होता है कंसेप्शन डेट। ठीक है, वी कंसिडर इट कि कभी नॉर्मल भी होती हैं ये चीज़ें, गॉड गिफ्ट है जैसे, तो नॉर्मल भी हुआ, यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। नाउ कम्स द डेट ऑफ बर्थ। अब जहाँ डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी प्लान होती हैं। लाइक डॉक्टर्स गिव यू अ डेट, अ टाइम बेसिकली, कि ये अब इतने वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं या ये टाइम जोन ख़त्म हो चुका है, अब बच्चा करना है, तो इस टाइम फ्रेम में बच्चा होगा। तो इस टाइम फ्रेम में कुछ डेट्स आ जाती हैं, जैसे समझ लीजिए डॉक्टर ने बोला 10 से लेकर 15 तक बच्चा करना है, तो अब कोई स्पेशली मंथ ही होगा, कोई स्पेशली ईयर होगा, तो वो नंबर तो स्टेगनेंट है। जहाँ तक बात है डेट ऑफ बर्थ की, तो वो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, इवेंचुअली सिबलिंग्स, वो काउंट करके फिर वो परफेक्ट डेट दी जाती है। और अब प्लानिंग की बात होती है नॉर्मल डिलीवरीज एंड सिजेरियन डिलीवरीज। सी सेक्शन है तो ऑफ कोर्स ये प्लानिंग होती है। और जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी की बात है, तो नॉर्मल डिलीवरीज तो गॉड गिफ्ट है। अब वो प्रोसीजर जो पहले था वही होता था, अब वो चीज़ हुई नॉर्मल डिलीवरी। अब हमारा 3rd पॉइंट आता है कि जब बच्चा भी आ गया दुनिया में, अब भी किया जा सकता है। अभी भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सिबलिंग सेम है, बच्चा डेट ऑफ बर्थ पे आ चुका है। जनरली न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर देन टू वो भी कंसिडरेट करके फिर अ परफेक्ट नेम हैज़ टू बी गिवन टू द चाइल्ड। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए मैंने नेम दे दिया, अब मुझे उस समय इतना नॉलेज नहीं था, मैंने मान लीजिए कोई नेम दे दिया निशा, अब
क्या हम उसको कुछ मतलब बता सकते हैं कि उसके लिए ठीक है या नहीं? ऑफ कोर्स सुरुचि, वो चीज़ भी हो सकती, समझ लीजिए आपने अपने बच्चे का नाम, सबसे पहले तो आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज तो दी है ना अपने बच्चे को। आज आपने दिल से नाम दिया है, आपके जो बड़े हैं घर के उन्होंने दिल से नाम दिया, तो आपने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जीज दी हैं। अब जहाँ तक बात है, कहीं आपने कहीं ऑपोजिट नाम तो नहीं दे दिया, कहीं उसका एंटी नंबर का नाम तो नहीं दे दिया। तो वहाँ पर नेम चेंजेस बच्चों के भी होते हैं, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं बच्चे के आसपास, एक ऑरा क्रिएट करते हैं बच्चे के आसपास, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द किड्स। जैसे एक बड़ों के लिए न्यूमरोलॉजी होती है, वैसे ही बच्चों के लिए होती हैं। जहाँ तक बात होती है कि हम लोग अब बच्चा है, अब बच्चे का नाम चेंज करना है हमें, तो हाँ, हम लोग रेमेडियल पार्ट नहीं देते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो, सिर्फ नाम चेंज से काम हो रहा है तो रेमेडियल पार्ट नहीं देते हैं। और हाँ, अगर उसकी भी ज़रूरत है कि रेमेडियल पार्ट भी देना है तो बच्चा भी कर सकता है, एंड बच्चे के पेरेंट्स जो उससे बाय ब्लड बॉन्ड कनेक्टेड हैं वो भी किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि इवेंचुअली बच्चे के पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो मैं तो बोलती हूँ कि नाम उसके लिए परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी एजुकेशन, उसका करियर, उसकी आगे की लाइफ सब इसी पे ही डिपेंड होती है। सूरज, कभी हम लोग देखते हैं कि कोई जब हम लोग नंबर एक परफेक्ट नाम देने की कोशिश करते हैं, हम लोग ये पॉइंट्स भी बहुत कंसिडर करते हैं कि कहीं आपने अपने बच्चे को ज़्यादा फेमिनिन नंबर्स तो नहीं दे दिए हैं, क्योंकि अगर आपने बच्चे को फेमिनिन नंबर्स दिए हैं तो बच्चा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, उसमें अपनी बात बोलने का क्षमता जो होती है या बात बोलने की जो हिम्मत होती है वो नहीं कर पाता। स्कूल या क्लास में आपके पास में ये चीज़ें आती कि मैम ये तो बोलता ही नहीं है, तो तब आपने चाहे ना चाहे, कोई ऑफ कोर्स कोई पर्पसली तो नहीं करेगा, पर चाहे ना चाहे हम कभी दे देते हैं, तो वहाँ हम लोग बच्चे को कुछ मस्कुलिन नंबर्स देने की कोशिश करते हैं। और जहाँ कहीं अगर बच्चे में कहीं मस्कुलिन नंबर्स तो आपने ज़्यादा नहीं दे दिए, तो बच्चा वहाँ पे बहुत शरारती होता है, बहुत हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स या बाहर झगड़े करता है, तो वहाँ हम लोग थोड़े फेमिनिन नंबर्स दे के उसको करने की कोशिश करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर्स। तो बेसिकली इसीलिए इतना ज़रूरी है, और ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, वो तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका बच्चे में कोई इशू है, तो ये ऑफ कोर्स एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की बात तो है। और वो बोलते हैं ना कि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी पे ही सेट होगी, एक 92.7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड एफएम पे ही सेट होगी। 0.6 कर दिया या 0.8 कर दिया या 93 पे लिया तो वो परफेक्ट सेट नहीं हो पाएगी। तो दैट इज़ अ वर्क ऑफ अ न्यूमरोलॉजिस्ट टू गेट द नेम परफेक्टली ऑन द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी। एंड इंशा जी की एक बात पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अगर 8 तारीख का है True. और आपने अगर उसका नाम सूरज या आदित्य रख दिया हाँ. तो सूरज या आदित्य तो 1 नंबर को one रिप्रेजेंट number करता है, है। तो ये कई बार ऐसा जनरल मासेस जो पीपल लोग होते हैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को फैक्टर इन करते हैं। This is actually So there are really so many interesting. things to consider. Yes, 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 before, of course. You name your child, right? और एक चीज और आपने नोटिस करना है ये चीज़, कभी आपने बच्चे का नाम कुछ होता है ध्वनि और धरा, तो ये वो चीज धरा वाला बच्चा जो होगा ना वो वाकई में आपको बहुत कनेक्टेड दिखेगा। नाम की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आप बोलेंगे ना आप कंटिन्यूस बोलेंगे। पहले ज़माने में इसलिए होता था कि पहले ज़माने में बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते थे कि राम, लेकिन ये चीज़ भी होती थी अगर किसी का नाम आपने राम रखा या सीता रखा तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते थे, स्ट्रगल्स आते थे। सीता के जैसे बहुत सारे हमने सिनोनिम्स देखे हैं, True. बहुत लोग रखते हैं। ट्रू। वो मुझे लगता है हाँ, मुझे You लगता call है it- कि लाइफ में स्ट्रगल शायद रहता होगा। जानवी, और इसी तरह से सिया, इंशा जी ने जैसे अभी बोला कि धरा या किसी का नाम भूमि है, अब आप देखोगे धरा भूमि मतलब एक वजन है, तो कई बार ये पर्टिकुलर नाम ना आपका वेट भी पुट ऑन करते हैं। हाँ ये true. चीजें भी कंसिडर की जाती True, है। true, true. अच्छा, मुझे लगा कि बर्डन भी लाइफ में होते होंगे उनके। बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज की छोटी सी बात को बड़ा बोझ लेकर के कैरी करना, ये सारी चीजें नाम के अंदर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती feel है। करना। तो ये 1-to-1 जो सेशंस या कंसल्टेशंस होती है ना, इन सारे पॉइंट्स को वहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली कनेक्ट अच्छा, करके एक फिर एनालाइज क्वेश्चन करते और हैं। आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे तुमने अभी बोला मैस्कुलाइन नंबर या फेमिनाइन नंबर, तो व्हाट इज दिस मैस्कुलाइन नंबर और फेमिनाइन नंबर, ये कौन से नंबर्स होते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चंदा मामा बोलते हैं नंबर 2, अब नंबर 2 बेसिकली एक फेमिनाइन नंबर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। Okay. अब किसी मेल पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है
डेस्टिनी नंबर है वो 2 पर है और इत्तेफाक से मान लीजिए कि उसका जो ज़ोडिएक साइन है या फिर नेम नंबर भी 2 नंबर पर है, अब उसके पास तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई ना। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा है मेल पर्सन, लेकिन उसका बात करने का तरीका होगा, उसका पहनावा का तरीका होगा, उसका चलने फिरने का, उसकी एक्टिविटीज़ का जो तरीका होगा, थोड़ी फेमिनिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा राजीव जी, मुझे क्यूरोसिटी थी, जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ कुंडली मिलान ही होता था शादी के वक्त लड़के और लड़कियों के बीच में, तो क्या अभी न्यूमरोलॉजी इतना पॉपुलर हो रहा है तो आपके पास में इस तरह के क्लाइंट भी आते हैं जो कि कुंडली के साथ में जो बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है उसकी कॉम्पेटिबिलिटी भी देखना चाहते हो? सो न्यूमरोलॉजी अगर आप देखेंगे ना, ये हिडन ट्रेजर की तरह है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको नहीं पता लग सकती है। सो जैसे कि आपने पूछा कि कुंडली मिलान, वैसे हम न्यूमरोलॉजी में कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं। अब कंपैटिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी के अलावा ज़ोडिएक साइंस को भी देखा जाता है, उसके अंदर एक एक अंक को यानी एक एक नंबर को भी डीपली एनालाइज किया जाता है। और आप अगर देखेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जितने पैरामीटर्स डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैरामीटर्स जो होते हैं नाम के अंदर हम उसे कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि आपका तो जैसे मेरा नाम है राजीव लीलारामानी, तो मैं राजीव लीलारामानी के अंदर भी 5-6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से सामने वाली जो फीमेल है उसके भी हम सारे पैरामीटर्स को कोरिलेट करते हैं, तब जाके पता पड़ता है कि इनकी कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि आज हम कई बार ये सोचते हैं कि लड़के और लड़की की जो है वो ज़िंदगी भर निभ जाए, आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी बनी रहे, लेकिन एक पेरेंट की नज़र से अगर आप देखेंगे ये कंसर्न तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो दूसरा कंसर्न रहता है कि मेरी बेटी दूसरे घर में जा रही है तो सास और ससुर के साथ अच्छी बननी चाहिए। तो वो कंपैटिबिलिटी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक करके आपको बताते हैं कि आपका आगे का जो सफ़र है वो किस तरह से हो सकता है। और अगर ऐसा लगता है कि कॉम्पेटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है अगर नेम नंबर से या इससे, तो क्या नाम में भी करेक्शन किया जा सकता है? नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि हिंदू रीति रिवाज से लड़की जब भी आती है तो आज नाम तो चेंज होता है, आई मीन सरनेम चेंज होता है। तो आपने अगर देखा कि अनुष्का विराट कोहली, सो विराट कोहली में अनुष्का विराट कोहली, ऐश्वर्या राय बच्चन, तो आज के केस में क्या होता है ना कि ये हम सामने वाले से प्रेफरेंसेस पूछते हैं कि आपको अपना सरनेम रखना है या हटाना है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि ऐश्वर्या बच्चन ही है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी रखी और उन्होंने ससुराल पक्ष की आइडेंटिटी को भी अपने साथ में अटैच किया। तो इस तरह के कई सवाल होते हैं। पहले हम सारी क्लियरिटी क्लाइंट से लेते हैं, उसके बाद फिर नेम वर्किंग पर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। कई बार आपने देखा होगा कि जब लव अफेयर होता है तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन शादी के कई बार ऐसा क्या होता है 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के बाद कि दोनों के बीच सेपरेशन वाली चीज़ आ जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, शादी से पहले लड़की लड़के को क्या कह के बुलाती है, सोना, बाबू, राजा, इस टाइप के नाम वगैरह दिए जाते हैं। तो उस नाम के अंदर एक बचपना छुपा है, एक प्यार, एक अफेक्शन छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, ये नाम से बुलाना धीरे धीरे छूट जाता है या कम हो जाता है, फिर एक्चुअल नाम से बुलाना शुरू करते हो। तो नाम के अंदर की वाइब्रेशन आप सोच सकते हो कि कितनी पावरफुल होती है, कि मेजर इंपैक्ट क्रिएट करती है। कि 8 साल से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन 8 महीने भी वो शादी नहीं टिक पाई। अच्छा, मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी दिमाग में आ रहे थे इसके साथ। जैसे आपने फैमिली के बारे में भी बोला, तो क्या सास और ननंद के साथ भी कुछ कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जा सकती है, या फिर उनको वश में करने के लिए अगर हम कुछ न्यूमरोलॉजिकल वो करें रेमेडीज, वो कैसे पॉसिबल है? सो यहाँ पर वश में करने का तो कुछ नहीं होता है, बट इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हर इंसान के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं। हमारी 5 उंगलियां आपस में मैच नहीं करती तो हमारे स्वभाव कैसे मैच कर सकते हैं। सो बात यहाँ पर आती कि इंडिविजुअल, अब आप ना अपने हस्बैंड को यानी फ्यूचर हस्बैंड को या फिर आपके साथ जिसकी शादी होने वाली है, आप उसके साथ कंपैटिबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि ननंद और सास अच्छी होनी चाहिए, तो हो सकता है कि पति का जो स्वभाव है वो आपको आपके विपरीत मिले। सो जिसके साथ हमने सफ़र लंबा तय करना है, कंपैटिबिलिटी उसके साथ ज़्यादा मायने मैं रखती है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अब तो हमारी शादियां हो चुकी हैं, बिल्कुल। तो जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी ठीक करने का कोई तो यहाँ पर ना, तरीका होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ना 2 बातें आती हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने अपनी कुंडली कभी दिखाई नहीं थी ना, मैंने न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी करती, फिर भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आपके नंबर्स बहुत अच्छे रहे होंगे, आपके ग्रह मिल रहे होंगे, ये सारी चीज़ें सब ठीक है। तो शीतल, ये जो हमने स्टार्ट किया है अपना 4 लोग क्या कहेंगे बाय सुशी, क्या लगता है तुम्हें 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग तो काफी कुछ कहने वाले हैं और मुझे पता भी है कि वो 4 लोग कौन है। So, जैसे एक होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, जब भी हम कुछ अनकन्वेंशनल काम करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम एक्चुअली अपनी मर्जी से या अपने लिए जीने की जब कोशिश करते हैं,
तो चार लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं, और ये चार लोग क्या कहेंगे से बाहर आकर ही, या इस नोशन के से बाहर आके इसके बारे में ना सोच कर ही, मुझे लगता है अगर किसी ने कहीं कोई मुकाम हासिल किया है, कहीं कोई आगे बढ़ पाया है, किसी को सक्सेस मिली है, तो शायद वो इस लाइन को छोड़कर ही मिली है। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने देखा है, ये जो चार लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटल प्रेशर को बताता है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। कुछ भी करने के पहले, भले ही वो शादी करनी हो अपने मनपसंद लड़की से, या फिर कोई करियर चूज करना हो, या फिर अपनी जो पसंद की लाइफस्टाइल जीनी हो, उसमें आई थिंक हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार चार लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है हम नहीं सोचते, हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। या मुझे तो आज तक वो चार लोग मिले ही नहीं, खैर, और मिले भी तो शायद मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम्हें या मुझे लगता है हम शायद परवाह ही नहीं करते हैं, ना हमने कभी की है परवाह कि चार लोग क्या कहेंगे। अगर परवाह की होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते। दैट इज सो ट्रू। और कीप वॉचिंग चार लोग क्या कहेंगे बाय सुशी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रिवील होने वाला है, बहुत कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं इसके बारे में, जहां आप इस नोशन से या तो बाहर आ चुके हैं तो आप एंजॉय करेंगे, या नहीं आए हैं तो आई एम श्योर आप आ जाएंगे। व्हाट्स शीतल? बिल्कुल। सो कीप वॉचिंग चार लोग क्या कहेंगे।